एलन एक बिल्कुल बेरोजगार और बेकार इंसान था जिसको दुनिया का सबसे मुश्किल गेम खेलने की जबरदस्त भूख थी। इस भूख को पूरा करने के लिए जब उसने एक अजीब सा गेम देखा तो उसमें सीधा हेल डिफिकल्टी मूड चुन लिया। अगले ही पल वो जादुई और तलवार वाली दुनिया में एक आम आदमी के रूप में पुनर्जन्म ले लेता है और खुद को एक असली जिंदगी के खेल में पाता है जहाँ न कोई गाइड है और न ही कोई दोबारा मौका मिलता है। एलन एक हार्डकोर गेमर है जिसको घास क्या होती है ये तक पता नहीं। वो अपना सारा वक्त कमरे में बंद होकर एक खेल खेलते हुए गुजारता है, बिल्कुल एक पूरा बिगड़ा हुआ गेमर बनकर। और फिर वो गेम्स को गाली देता है क्योंकि वो उसके खिलाफ काफी मुश्किल नहीं होते। धीरे धीरे उसके दिल में एक ऐसा खेल खेलने की लालच पैदा होती है जो गर्लफ्रेंड बनाने से भी ज्यादा मुश्किल हो। इसीलिए वो इंटरनेट पर दुनिया का सबसे मुश्किल खेल ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें सब कुछ बिल्कुल बिगड़ा हुआ हो। लेकिन जैसे ही वो सर्च का बटन दबाता है उसके कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक बदल जाती है और वो एक अनोखा सा विज्ञापन देखने लगता है, एक ऐसे खेल को जो कभी खत्म नहीं होता। वो विज्ञापन एलन से कहता है कि तलवार और जादुई वाली काल्पनिक दुनिया में उनके साथ शामिल हो जाओ अपने घमंड में, जहां उसे लगता है कि कोई भी खेल उसकी भूख नहीं मिटा सकता। बिल्कुल वही बात जो मेरी एक्स भी कहती है। वो इसे आजमाने का फैसला कर लेता है। सबसे पहले उसे खेल की डिफिकल्टी लेवल चुनने का मौका मिलता है। इजी, नॉर्मल और एक्स्ट्रा के बाद उसकी नजर हेल डिफिकल्टी मूड पर पड़ती है। एलन बिना हिचकिचाए हेल मूड चुन लेता है। साथ ही एक चेतावनी भी होती है कि उसे इतनी निराशा और तकलीफ मिलेगी कि पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। एलन इसे भी हल्के में ले लेता है और कहता है कि ये बातें वो पहले भी बहुत बार सुन चुका है और अपना फैसला पक्का कर लेता है। खेल उसे बताता है कि हेल मूड में लेवल बढ़ाने के लिए नॉर्मल मूड से 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद उसे अलग अलग कैरेक्टर क्लास की लिस्ट दिखाई जाती है। सबसे आसान क्लास तलवार और भाला चलाने वालों की होती है। हीरो और डीमन लॉर्ड जैसे क्लास बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल क्लास समनर की होती है और एलन को वही चाहिए होती है। वो बिना सोचे समन क्लास चुन लेता है। तब उसे पता चलता है कि इस क्लास के साथ उसे निचली जाति का समझा जाएगा, मतलब इस दुनिया में वो एक आम गांव वाला होता है। उसे यह भी पता चलता है कि खेल अभी टेस्टिंग के दौर में है, जिससे वो हैरान होता है फिर वो इसे कैसे खेल पा रहा है। फिर भी वो खुश होता है कि यूजर टेस्टर बनाने का मौका मिला है और बिना ज्यादा सोचे सारी शर्तें मान लेता है। जैसे ही वो बटन दबाता है उसके कंप्यूटर से तेज रोशनी निकलती है और एलन बिना कोई निशान छोड़े भाई इस धरती से गायब हो जाता है। अगले ही पल उसे महसूस होता है कि जैसे वो अंधेरी और गुनगुनी जगह में तैर रहा हो और उसे वो एहसास काफी सुकून भरा लगता है। लेकिन तुरंत उसे याद आता है कि उसे किसी भी अंधेरी और गुनगुनी जगह पर नहीं होना चाहिए था। तभी हालात और भी खराब हो जाते हैं जब उसे लगता है कि उसके इर्द गिर्द की जगह उसे दबाने की कोशिश कर रही है। वो किसी से बाहर निकलने के लिए चीखने लगता है। उसी वक्त दूसरी दुनिया में एक औरत पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर निकाल रही होती है। जोर लगता है और दोबारा जन्मा हुआ एलन उसके पेट से बाहर आ जाता है। इस तरह एलन लॉबी से सीधा इस दुनिया में एंट्री ले लेता है। वो समझ जाता है कि इस खेल ने झूठ नहीं बोला था, यह सच में तलवार और जादुई दुनिया है। फिर भी उसे यकीन करना मुश्किल लगता है कि जिन अनाइम्स को वो हमेशा मजाक उड़ाता था वो सब असल जिंदगी में मौजूद होते हैं। एलन ये बात जोर से कह नहीं सकता, इसीलिए बस रोता रहता है। जब उसका पिता उसे गोद में उठा लेता है तभी गेम का सिस्टम उसे स्वागत करता है और कहता है कि अगर वो अपने रास्ते की सारी मुश्किलें पार कर ले तो वो इस दुनिया का असली नियम जान लेगा। 1 साल गुजर जाता है और एलन पूरी तरह से बच्चे की तरह रहने लगता है, जबकि अंदर से वो 35 साल का बेरोजगार गेमर ही होता है। वो अभी बोल नहीं पाता, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी की यादें और सोचने समझने की ताकत उसके पास होती है और वो इस बात के लिए दिल से खुश होता है। उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप आम किसान जैसे लोग हैं जो एक बेनाम गाँव में रहते हैं और खेती के लिए पास के मालिक को टैक्स देते हैं। इस दुनिया में उसके पिता का नाम रोडिन है जो एक मेहनती और परिवार से प्यार करने वाला आदमी है और उसकी माँ एक प्यारी सी औरत है जो अभी जवानी के शुरुआती सालों में है। एलन देखता है कि उसके माँ बाप कितने प्यार से रहते हैं और उसे अंदाजा हो जाता है कि जल्द ही उसके छोटे भाई या बहन भी होंगे। एक रात खाना खाने के बाद उसकी माँ उसे सुलाकर खुद वापस खाना पूरा करने के लिए चली जाती है। जैसे ही एलन अकेला होता है वो अपना स्टेटस देखने का सोचता है। वो स्टेटस विंडो बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। यह उसके लिए नई बात नहीं होती। एलन थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि चाहे वो कितनी भी बार कोशिश करे उसे समझ नहीं आता कि समनर क्लास का सही से इस्तेमाल कैसे करे।
और वो अपने स्टेटस विंडो भी नहीं बुला पाता। लेकिन आज कुछ अलग होता है। जब वो बिना ज्यादा उम्मीद के फिर से स्टेटस विंडो बुलाता है तो अचानक उसके सामने एक किताब दिखाई देती है। वो घबरा जाता है और जोर से चिल्ला देता है, जैसे उसकी माँ बाप भागते हुए कमरे में आ जाते हैं। एलन तुरंत उस किताब को गायब कर देता है और सोने में बोलने का नाटक करने लगता है। जैसे ही वो दोनों वापस चले जाते हैं, एलन फिर से उस किताब को बुलाता है जिसमें उसके स्टेटस और उसकी स्किल्स की पूरी जानकारी होती है। वो देखता है कि वो लेवल 1 समनर है जिसके पास 2 स्किल्स हैं, समन और क्रिएट। और जैसे जैसे वो इनका ज्यादा इस्तेमाल करेगा वो दोनों स्किल्स और मजबूत होती जाएंगे। उसके पास कुछ चीजें बुलाने के ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन अभी वो सिर्फ एच रैंक की ही छोटे कीड़े और जानवर बुला सकता है। इतना देखकर ही एलन को लगता है कि मुश्किल का स्टार काफी ऊपर सेट किया गया है। तभी किताब के बीच से एक पन्ना अचानक चमकने लगता है और खुल जाता है। एलन हैरान हो जाता है जब उसे एल्मिया का लिखा हुआ एक पैगाम मिलता है जो इस दुनिया की देवी है। एल्मिया उसे माफी मांगती है कि इसकी ग्रिमोर, जो असल में उसका एक स्टेटस विंडो का काम करती है, थोड़ी देर से पहुंची है। वो लिखती है क्योंकि एलन ने ऐसी क्लास चुनी जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसीलिए उसे तैयार करने में काफी कागजी काम लगा। लेकिन अब सब ठीक है और उम्मीद है कि वो इस खेल का मजा लेगा। एलन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसका मन पूरी दुनिया को समझने और देखने का हो चुका होता है, खासकर अब जब उसके पास अपनी ग्रिमोर है। वो दोबारा समनिंग वाले पन्ने पर जाता है और कुछ कीड़े बुलाने का फैसला करता है। लेकिन चाहे वो कितनी भी तरह से जादू जैसा कुछ करने की कोशिश करे, कोई कीड़ा सामने नहीं आता। थोड़ी देर बाद एलन को समझ जाता है कि इस दुनिया में कोई गाइड नहीं है और शायद पहले क्रिएट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद ही समन का। वो तुरंत एक कीड़े का कार्ड बनाकर अपनी सोच सही साबित कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे बुलाने ही वाला होता है, उसे अपनी माँ के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो तुरंत सोने का नाटक करता है। सच बात यह है कि इस वक्त उसे सच में नींद आ रही होती है, इसीलिए वो सोचता है कि कल ट्राई करेगा। अगला दिन आता है, माँ बाप अपने कामों में लगे होते हैं और एलन मौका देखकर रात में बनाए हुए कीड़े को बुलाने की कोशिश करता है। उसके कमरे में नीली रोशनी के छोटे छोटे गोले घूमने लगते हैं और फिर मिलकर एक बड़े से टिड्डे की शक्ल ले लेते हैं। इतना बड़ा कीड़ा देखकर एलन थोड़ा घबरा जाता है। वो उसे हुक्म देने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि वो बस एक सीधा सा कीड़ा है जो उसकी बात नहीं मानता। थोड़ा निराश होकर एलन अपने ग्रिमोर से उस टिड्डे की जानकारी देखता है। उसे पता चलता है कि वो उसका नाम भी रख सकता है, तो वो उसका नाम डेना रख देता है। साथ ही उसे यह भी मालूम होता है कि सिर्फ टिड्डे को बुलाने से ही उसकी स्टेमिना और तेज चलने की ताकत 1 पॉइंट बढ़ गई है। यह देखकर एलन इतना खुश हो जाता है कि जोर से चीख पड़ता है। उसकी माँ थीरिया आवाज सुनकर कमरे में आ जाती है। जैसे ही उसकी नजर उस बड़े से टिड्डे पर पड़ती है, वो डर के मारे चिल्लाती है और तुरंत उसे पैरों के नीचे कुचल देती है। कुछ दिन तक कीड़ों पर खेलकर एलन एक एच रैंक चूहा बना देता है और उसे बुलाता है, जो उसकी जान और फुर्ती दोनों बढ़ा देते हैं। वो चूहा भी ज्यादा बात नहीं मानता, लेकिन जब उसे हुक्म दिया जाता है तो वो बेचारा गोल गोल घूमने लगता है। धीरे धीरे एलन समझ जाता है कि वो एक साथ 10 समन्स रख सकता है और उन सब के पॉइंट्स जोड़कर उससे मिलते हैं। इस वजह से वो अपनी उम्र के किसी भी बच्चे से काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एक दिन जब उसकी माँ सारे काम निपटा कर उसके साथ खेल रही होती है, तब उसका पिता रोडन घर आता है, पूरा खून से भरा हुआ। वीरा ये देखकर घबरा जाती है, लेकिन रोडन उसे बताता है कि ये खून एक बड़े जंगली सुअर का है जिसे उसने और गांव वालों ने मिलकर शिकार किया है। एलन को जंगली सुअर देखने की बड़ी जिज्ञासा होती है, इसीलिए रोडिन उसे अपने कंधों पर बिठाकर ले जाने का फैसला करता है। कंधों पर बैठकर एलन को पहली बार अपने घर के बाहर की दुनिया दिखाई देती है। रोडिन उसे उड़ते हुए अजीब जानवरों का झुंड दिखाता है और उसे बताता है कि ये पतझड़ के मौसम का इशारा है। वो एलन से कहता है कि इन पक्षियों जैसा बनना जो हर जगह आजादी से उड़ सकते हैं, जिनके लिए आसमान ही सीमा होती है। एलन ये सब सुनते सुनते सो जाता है। जब वो जगह पर पहुंचते हैं तो रोडिन उसे उठाकर बड़े सुअर को दिखाता है। वो जानवर एलन की सोच से काफी ज्यादा बड़ा होता है और कई लोग मिलकर उसे काट रहे होते हैं। तभी जीरा नाम का एक आदमी आता है और सबको कहता है कि आज के सबसे बड़े वीर रोडिन के लिए ताली बजाओ। थोड़ी शर्म के साथ रोडिन सबका शुक्रिया अदा करता है और अपने बेटे से सबको मिलवाता है। जीरा हैरान रह जाता है जब वो 1 साल के बच्चे को इतनी तमीज से बात करते हुए देखता है और जानवरों के बारे में उसके सवालों के जवाब सुनता है। एलन को पता चलता है कि ये बड़ा सुअर सी रैंक का जानवर है
जिसे गिराने के लिए 20 लोगों की टीम चाहिए होती है। ये बात उसके दिमाग में एक लक्ष्य बन जाती है। 10 महीने तक अपने समन्स के साथ मेहनत करने के बाद एलन आखिरकार लेवल बढ़ा लेता है और उसकी ग्रिमोर में नए नए राज और स्किल्स खुल जाते हैं। अब वो जी रैंक के समन्स बना सकता है और उन्हें जोड़ भी सकता है। एक साथ रखने वाले समन्स की गिनती भी दुगनी हो जाती है और एलन थोड़ा अकड़ कर साथ सोचता है कि अब वो अपने पॉइंट्स और तेज बढ़ा सकता है। उसकी ग्रिमोर उसके मन की बातें भी समझने और लिखने लगती है, लेकिन फिलहाल उसे इसका ज्यादा काम नहीं होता। वो कुछ समन्स को जोड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इसके लिए उसे ज्यादा माना चाहिए होता है। इसीलिए वो जल्दी से खाना खत्म करता है और अपने कमरे में चला जाता है। जब उसका माना पूरी तरह से भर जाता है, वो 2 चूहों को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिमोर बताती है कि माना अभी भी कम है। ये बात अब भी होती है जब वो एक जी रैंक समन बनाना चाहता है। एलन अपने आप को कोसने लगता है कि उसने हेलमुट क्यों चुना। वक्त तेजी से बीत जाता है और एलन अब 3 साल का हो चुका होता है। उसकी माना रखने की हद भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसी तरह उसकी माना थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे वो जी रैंक के जीव बुलाने लगता है और उन्हें आपस में जोड़ने का भी मौका मिलता है। वो एक जी रैंक कीड़े को एक जी रैंक जानवर के साथ जोड़ देता है और जिससे जी रैंक पक्षी बन जाता है, जो इतना समझदार होता है कि उसके हुक्म मानता है और इंसानों की बोली बिल्कुल सही तरह से बोल सकता है। उसका जी रैंक कीड़ा असल में एक मेंढक होता है, जो भाई यह साबित करता है कि कहानी को लिखने वाला शायद जीव विज्ञापन की क्लास में फेल हो गया था। यह मेंढक दुश्मन को चिढ़ाने की ताकत रखता है ताकि वो उस पे ही हमला करे। वहीं जी रैंक छछुंदर जमीन के अंदर बड़े बड़े सुरंग खोद सकता है। एलन सोचता है कि उसके सारे जी रैंक जीव दुश्मन को हराने के काम आ सकते हैं, लेकिन अभी भी उसके बुलाए हुए जानवर थोड़े बेवकूफ है। इसीलिए उसे पता होता है कि फिलहाल वो इनके साथ असल लड़ाई में जा नहीं सकता। तभी उसे एक पहचानी सी आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि दिन का सबसे खतरनाक वक्त आ गया है। जब उसकी दोस्त करीना खेलने आती है, करीना दोनों को तलवारबाज बनाने का नाटक करवाती है और लकड़ी की तलवारों से मुकाबला शुरू हो जाता है। बुलाए हुए जीवों की वजह से एलन की फुर्ती बढ़ी हुई होती है, फिर भी वो गुलाबी बालों वाली लड़की का साथ नहीं दे पाता, जो बिल्कुल माहिर की तरह तलवार चलाती है। उसे संभालने का मौका ही नहीं मिलता और करीना अपने बेरहम हमलों की वजह से तलवार तोड़ देती है। दिन के अंत में एलन जमीन पर पड़ा हुआ होता है, पूरी तरह से थका हुआ और हारा हुआ। जब उसके माँ बाप घर लौटते हैं, करीना वापस चली जाती है। एलन भी उठकर अपनी गर्भवती माँ का सामान का कुछ बोझ उठाता है और दोनों साथ घर जाते हैं। खाने के दौरान एलन अचानक पूछ लेता है कि क्या वो आलू की खेती में मदद कर सकता है, क्योंकि माँ इस हालत में ज्यादा काम नहीं कर पा रही। इसकी माँ बाप यह बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन एलन कहता है कि वो काफी ताकतवर है और मदद कर सकता है। रोडन और थीरिया उसे समझाते हैं कि वो अभी बच्चा है, इसीलिए खेती का काम नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि एक दिन उसे यह सब करना ही पड़ेगा, लेकिन तब तक उसे अपना बचपन जीने देना चाहिए और करीना के साथ खेलना चाहिए। एलन जल्द ही अपने माँ बाप की चिंता समझ जाता है। वो जानते हैं कि वो हमेशा आम ही किसान रहेगा। उन्हें लगता है कि एलन भी बड़ा होकर खेती ही करेगा और वो नहीं चाहते कि उनका 3 साल का बेटा इतना कठिन काम करे। एलन उनकी बात मान लेता है। तभी थीरिया याद दिलाती है कि उसने एलन को पिछले कुछ दिनों से पीछे वाले बगीचे में पेड़ पर पत्थर मारते हुए देखा है। वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एलन कहता है कि वो जंगल में छुपे खतरनाक जानवरों से अपनी माँ की रक्षा के लिए तैयारी कर रहा है। यह सुनकर रोडन का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो एलन को उठा लेता है। एलन थोड़ा गिल्टी महसूस करता है, क्योंकि असल में वो बस देख रहा है कि क्या वो और स्किल सीख सकता है या फिर नहीं। थीरिया एलन से कहती है कि वो करीना की भी रक्षा करे। एलन मन से सोचता है कि वो लड़की खतरे में नहीं है, वो खुद ही खतरा है। रोडन कहता है कि क्योंकि दोनों बच्चे तलवारबाजी का खेल खेलते हैं, उसे उम्मीद है कि वो दोनों अप्राइजल सेरेमनी में अच्छा करेंगे। एलन को यह सुनकर जिज्ञासा होती है। उसे माँ बाप बताते हैं कि 5 साल की उम्र में अप्राइजल सेरेमनी होती है, जिसमें देखा जाता है कि बच्चों में कोई खास हुनर है या नहीं। अगर हुनर अच्छा निकला तो शायद वो आम किसान वाली जिंदगी से बाहर निकल सकते हैं। कुछ ही वक्त में सर्दी का मौसम आ जाता है। अब एलन पूरे दिन के लिए एक कीड़ा बुला सकता है। वो अपनी तरक्की पर खुद पर गर्व महसूस करता है, लेकिन तब करीना आ जाती
जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है। रोज की तरह उसकी पिटाई होती है और अब यह सब इतना आम हो चुका होता है कि कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। लेकिन जो टिड्डे उसने बाहर छोड़ रखे होते हैं वो अचानक थीरिया के सामने आ जाते हैं, जिससे वो बुरी तरह से घबरा जाती है और तुरंत उसे दर्द शुरू हो जाता है। रोडन करीना को कहता है कि वो अपनी माँ को बुला के लाए और खुद अपनी पत्नी को हिम्मत देता है। एलन पानी गर्म करने लगता है, लेकिन मन में सोचता है कि काश उसने पिछली जिंदगी में बच्चे पैदा करने वाली गेम सिम्युलेटर खेली होती, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। तभी करीना अपने माँ बाप मटिल्डा और जीरा के साथ वापस आ जाती है। मटिल्डा आते ही सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती है और सब मर्दों को घर से बाहर निकाल देती है। लंबी रात के बाद सुबह जब मर्द एक रोने की आवाज सुनते हैं तो भागते हुए अंदर जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि एलन का एक छोटा सा भाई पैदा हुआ है। थीरिया रोडन से कहती है कि अपने बच्चे का नाम रखे और रोडन उसका नाम मैश रख देता है। जब सब खुश होते हैं, लेकिन फिर थीरिया को याद आता है कि उसके पति ने बच्चे का नाम एक जानवर के नाम पर रख दिया है। रोडन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन थीरिया हंस पड़ती है और घर का सारा माहौल हल्का हो जाता है। एलन ये सब देखकर अजीब महसूस करता है। वो सोचता है कि पिछली जिंदगी में वो एक बेरोजगार और नकारा इंसान था, लेकिन इस जिंदगी में वो इस खेल को पूरी तरह से जीतना चाहता है। इस दुनिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनना चाहता है। साथ ही उसे ये परिवार का सुख भी पसंद आता है और वो मन ही मन में चाहता है कि किसी तरह अपने पूरे परिवार को इस आम किसान वाली जिंदगी से बाहर निकाले। कुछ साल बाद रोडन एलन को अपने साथ पास के गांव ले जाता है और छोटा सा एलन उस अप्रेजल सेरेमनी को लेकर काफी उत्साहित होता है जहां वो जा रहे होते हैं। रोडन उसे बताता है कि अप्रेजल सेरेमनी एक खास मौका होता है जिसमें जैसे ही बच्चा 5 साल का होता है सब लोग हिस्सा लेते हैं, चाहे वो सबसे नीचे के किसान हो या सबसे ऊपर के अमीर घराने से। अगर किसी बच्चे में अच्छा हुनर निकलता है तो वो अपनी जन्म से मिली हैसियत से ऊपर उठ सकता है। लेकिन रोडन ये भी कहता है कि इसके लिए काफी कंपटीशन होता है। एलन इस बात पर हैरान होता है और पूछता है कि इतना मुकाबला क्यों। तब रोडन मुस्कुराकर खुलासा करता है कि इस दुनिया में लोग सिर्फ मजे के लिए बच्चे पैदा करते हैं और क्योंकि वो बच्चों की पैदाइश को कंट्रोल नहीं कर सकते तो बहुत सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस साल बहुत सारे बच्चे 5 साल के हो रहे हैं, जिनमें एलन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त करीना भी शामिल होती है। करीना भी अपने पिता के साथ उस गांव की तरफ जा रही होती है। थोड़ी ही देर में वो एक बड़े और भरे पूरे गांव में पहुंच जाते हैं जहां आम लोग रहते हैं। करीना खुशी खुशी कहती है कि वो तलवार चलाने वाली बनना चाहती है ताकि आगे चलकर एक नाइट बन सके। उधर एलन का ध्यान सिर्फ गाँव पर होता है, जो उसे अपने गाँव से काफी ज्यादा तरक्की की हुई जगह लगती है। वो देखता है कि यहाँ के लोग साफ सुथरे हैं, कपड़े भी ठीक तरह से पहने हुए हैं और उसके मुकाबले उसके गांव के लोग बिल्कुल बेघर लगते हैं। एलन को हैरानी होती है कि यहाँ किसानों और आम लोगों के साथ अप्रेजल सेरेमनी में आने दिया जा रहा है, लेकिन उसे ये भी साफ दिखता है कि इस गांव के लोग किसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। थोड़ी देर बाद वो चर्च के पास पहुँचते हैं जहाँ पुजारिन बच्चों और उनके माँ बाप का स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो देवता सबको बराबर मौका देते हैं। पुजारी देश के उन मशहूर वीरों की कहानी सुनते हैं जो जन्म से किसान थे लेकिन अपने हुनर के दम पर ऊपर पहुंचे। तब एलन को समझ आता है कि इस खेल की दुनिया में सामाजिक हैसियत और कैरेक्टर क्लास का गहरा रिश्ता है। उसके बाद पुजारी सबको अंदर ले जाते हैं और एक पूजा के स्थान के सामने उन सबको रोक देते हैं। एलन वहाँ सृष्टि की देवी एल्मिया की मूर्ति देखता है, वही एल्मिया जिसने उसे कुछ दिन पहले खत भेजा था। पुजारी गांव के मुखिया को अपने बेटे के साथ आगे बुलाते हैं ताकि सेरेमनी शुरू हो सके। वो लड़के से कहते हैं कि अपना हाथ क्रिस्टल पर रखे और उसके सब पॉइंट्स पीछे रखे काले पत्थर पर जाहिर हो जाएंगे। सुनहरी बालों वाला लड़का थोड़ा घबरा कर आगे बढ़ता है और क्रिस्टल बाल के पास हाथ रखता है। काला पत्थर बिल्कुल वैसे ही उसके पॉइंट्स दिखा देता है जैसे एलन अपनी ग्रिमोर में देखता है। उस लड़के के सब पॉइंट्स थोड़े कम होते हैं, बस अकल और किस्मत थोड़ी अच्छी होती है और उसका हुनर होता है व्यापार करना। उसके पिता खुशी से फूल जाते हैं, लेकिन एलन को समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी बात क्या है इसमें। तभी उसकी ग्रिमोर खुद ही सामने आ जाती है और बताती है कि हर किसी के पास हुनर नहीं होता। तब एलन को समझ आ जाता है कि सिर्फ हुनर का होना ही बहुत बड़ी बात है। वो मन ही मन में खुश हो जाता है कि किसी और
को उसकी गिरमोर नहीं दिखती। उसके बाद और बच्चों की बारी आती है। एक बदनसीब लड़के को कोई हुनर नहीं मिलता, लेकिन उसका पिता फिर भी उसे गले लगा लेता है। फिर अगला लड़का कुल्हाड़ी चलाने का हुनर लेकर आता है और वो दिन का पहला बच्चा होता है जिसके पॉइंट्स काफी अच्छे निकलते हैं। धीरे धीरे सब बच्चों का अप्रेजल हो जाता है और आखिर में सिर्फ करीना और एलन बच जाते हैं। पुजारी पहले लड़की को बुलाने के नियम मानते हैं और करीना को आगे बुलाते हैं। करीना खुशी खुशी दौड़कर क्रिस्टल बॉल के पास आ जाती है। जैसे ही वो अपना हाथ रखती है, बाल तेज रोशनी से चमक उठती है। उसके पॉइंट्स पत्थर पर दिख दिए जाते हैं और पुजारी देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि करीना के पास स्वॉर्ड लॉर्ड का हुनर होता है और उसके हमले की ताकत एस रैंक होती है। उसके पिता खुशी से भर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि उनका परिवार हमेशा के लिए किसान वाली जिंदगी से बाहर निकल जाएगा। एलन भी सोचता है कि अब उसे समझ आ गया है कि करीना इतनी ताकतवर क्यों है। एलन को भी अभी समझ में आ जाता है कि आखिरकार उसके हमलों में इतनी ताकत क्यों होती थी और वो हमेशा मार क्यों खाता था। आखिरकार एलन की बारी आती है। क्रिस्टल बॉल हल्की सी चमकती है, फिर अचानक बंद हो जाती है और अगले ही पल करीना से भी ज्यादा तेज रोशनी से फूट पड़ती है। एलन खुशी से भर जाता है, सोचता है कि अब उसके माँ बाप को पता चलेगा कि वो कितना कमाल का है। लेकिन उसका पिता चुपचाप पुजारी की तरफ देखता रहता है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता। पुजारी उदासी से बताते हैं कि उसके बेटे के पास कोई खास हुनर नहीं है। एलन मन ही मन में उसे गाली देने लगता है। वो दौड़कर पत्थर के पास आ जाता है और देखता है कि उसके सारे पॉइंट्स ई रैंक के हैं और हुनर के नाम पर बस कुछ अजीब सी कोई चीज लिखी हुई है, जैसे पढ़ने का कोई कोड है। एलन गुस्सा हो जाता है और सोचता है इतनी जरूरी चीज में गलती कैसे हो सकती है। तभी उसे अपने पिता के नरम हाथ उसके कंधों पे महसूस होते हैं। रोडेन उसे प्यार से कहता है कि चलो बेटा, अब घर चलते हैं। एलन के माँ बाप सब कुछ मान लेते हैं कि उनके बेटे के पास कोई खास काबिलियत नहीं है। वो उसे बताते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उस पर गर्व करेंगे। एलन को बहुत अच्छा लगता है कि वो इतने प्यार करने वाले घर में पैदा हुआ है, चाहे उनकी हालत काफी तंग क्यों न हो। उस रात बाद में एलन सोचता है कि शायद उसके सारे नंबर्स ई रैंक पर इसीलिए रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल वाला मूड चुन लिया था। जहाँ बाकी लोग इस बात पर हिम्मत हार जाते हैं, वहीं एलन और ज्यादा जोश में आ जाता है, क्योंकि उसे हमेशा ऐसे खेल बहुत पसंद होते हैं जो मुश्किल होने की वजह से आदमी को रुला दें। लेकिन फिर भी वो अपनी काबिलियत की कहानी में आए अजीब से लिखे हुए लफ्जों को भूल नहीं पाता और मन ही मन में बनाने वालों के लिए बुरा सोचने लगता है। अगले दिन एलन अपने माँ बाप के साथ करीना के घर जाता है और देखता है कि उसके पिता बिना किसी वजह से चिड़े हुए लग रहे हैं। करीना के माँ बाप की तरफ से रखी गई महफिल में भी वो मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं और जीरा को भी उससे चिढ़ होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर सीधा कुछ कहने के बजाय तानाबाजी शुरू कर देते हैं। तभी रोडन जीरा से कहता है कि बचपन बंद करो और अपनी बेटी की बड़ी काबिलियत का जश्न मनाओ। जीरा तुरंत गुस्से में पलटकर जवाब देता है और पूछता है कि तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, जब तुम खुद कह चुके हो कि अपने दोनों परिवारों के रिश्ते तोड़ने वाले हो। यह सुनकर बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब रोडन समझना शुरू कर लेता है कि करीना के पास इतनी जबरदस्त काबिलियत है कि वो एक दिन ऊंची जगह पर पहुंच सकती है। वो जीरा से कहता है कि उसे गरीब लोगों के साथ उठना बैठना छोड़कर बड़े लोगों के साथ रिश्ते बनाना चाहिए। एलन को तब समझ आता है कि उसके पिता अपने दोस्त के लिए एक ऐसा एहसान करने की कोशिश कर रहा है जो उसे कभी मांगा ही नहीं गया। दोनों आदमी रोडन के फैसले पर बहस करने शुरू कर देते हैं, जो एक ही साथ में अपने और पराये दोनों लग रहे होते हैं। एलन को डर लगने लगता है कि कहीं बात ज्यादा बिगड़ न जाए। वो करीना से कहता है कि जाकर उन्हें रोके, लेकिन करीना बात करने के बजाय अपनी लकड़ी की तलवार निकाल लेती है। किस्मत से उसे तलवार चलाने नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों माएं बीच में आकर मामला संभाल लेती हैं और दोनों मर्दों को लड़ने से रोक देती हैं। एलन मटिल्डा से पूछता है कि क्या रोडेन और जीरा हमेशा ऐसे ही लड़ते हैं। मटिल्डा मुस्कुराते हुए कहती है कि पहले वो बिल्कुल पुराने गोकू और वेजिटा जैसे हुआ करते थे, लेकिन पिता बनने के बाद थोड़े शांत हो गए हैं। मटिल्डा और बाकी लोग उसे बताते हैं कि ये चारों बचपन के दोस्त हैं और एक ही गाँव से आए थे। जब उन्हें पता चला कि एक नया गाँव बसाया जा रहा है तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर वहां बसने का फैसला किया। वो सब साथ यहाँ आए और एक दूसरे के पास अपनी जिंदगी शुरू करने का सोचा और अपने घर भी एक ही वक्त पर बनाए। पुरानी बातों पर जीरा और रोडन अपनी लड़ाई भूल जाते हैं और फिर वो अच्छे से शराब के साथ बैठ जाते हैं। अगले दिन जब जीरा गांव वालों के साथ काम कर रहा होता है, तब कोई आकर उसे बताता है कि योद्धा नाइट्स करीना से मिलने आए हैं। जीरा तुरंत घर की तरफ भागता है और देखता है कि आम लोगों के गाँव में बहुत भीड़ जमा हो चुकी है, जिसमें कुल्हाड़ी चलाने वाला लड़का भी
होता है। वो बिना किसी वजह के एलन पर गुस्सा निकालने लगता है और कहता है कि बेकार लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। करीना तुरंत एलन के पक्ष में खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो यहाँ इसीलिए है क्योंकि वो सच में बहुत ताकतवर है। वो लड़का उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और उंगली उठा उठा कर इल्जाम लगाने लगता है। करीना गुस्से में उसकी उंगली काटने ही वाली होती है, लेकिन उसका पिता उसे वक्त पर पकड़ लेता है, वरना पूरा हंगामा हो जाता। तभी गांव के मुखिया सब लोगों को शांत रहने को कहते हैं क्योंकि योद्धा आ चुके होते हैं। सब लोग रास्ता छोड़ देते हैं और आगे डैडी जेनोफ आता है जो तलवार का उस्ताद होता है। करीना असली योद्धाओं को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद करीना से पहले जेनोफ गांव के मुखिया को अपने पास बुलाता है। थोड़ी सी बातचीत के बाद कट करीना और जीरा को बुला लेता है और दोनों भागकर योद्धाओं के पास आ जाते हैं। एलन को याद आता है कि 3 साल पहले वो सब योद्धा खेलना शुरू हुए थे। अब करीना सच में योद्धा बनकर दूर जा सकती है। उसके दिल में अपने अकेले दोस्त से अलविदा कहने की मीठी सी उदासी भर जाती है। लेकिन तभी मामला और बिगड़ जाता है जब जीरा योद्धाओं के सरदार की कही हुई बात पर एतराज करता है। वो कहता है कि करीना सिर्फ 5 साल की है और उसने कभी असली तलवार को हाथ ही नहीं लगाया, इसीलिए वो उस इम्तिहान को जीत नहीं सकती जो उसके लिए रखा जा रहा है। लेकिन डैडी जेनोफ कहता है कि अगर लड़की सच में तलवार की मालिक है तो जीतना उसके लिए बिल्कुल मामूली बात है। वो यहाँ तक कह देता है कि शायद जीरा ने अपनी बेटी के बारे में झूठ बोला है ताकि बड़े लोगों को बहलाया जा सके। जीरा तब ये समझाने की कोशिश करता है कि बात ऐसी नहीं है। तब योद्धा सरदार अपने सिपाहियों को तैयारी शुरू करने का हुक्म देता है। जीरा हाथ जोड़कर उसे रोकने की गुजारिश करता है, लेकिन जेनोफ कहता है कि इम्तिहान के बारे में झूठ बोलना मौत की सजा के बराबर जुर्म है और उन्हें ये पक्का करना होगा कि करीना के पास सच में तलवार की मालिक होने की काबिलियत है। इसी वजह से वो तलवारबाजी का मुकाबला रखने वाले होते हैं। और ये सुनते ही सब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जीरा रहम की भीख मांगता है और कहता है कि उसकी बेटी अभी मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जेनोफ ऐलान करता है कि अगर वो मुकाबले के लिए अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाई तो उसके परिवार को सीधा दूसरी दुनिया की टिकट दी जाएगी। एलन को लगता है कि ये बिल्कुल नाइंसाफी है और योद्धा का दिमाग खराब हो गया है क्या। लेकिन तभी करीना कहती है कि एक योद्धा उसके लिए तलवार ले आए और वो उसी पल में खो सी जाती है। जैसे उसे पता चलता है कि उसे तलवार चलाने मिलेगी, वो तुरंत अपने पिता से कहती है कि वो मुकाबले में हिस्सा लेगी। जीरा उसकी बात सुनकर भरोसा नहीं कर पाता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और उसे लड़ने देना पड़ता है। थोड़ी ही देर में सब लोग जमा हो जाते हैं करीना के और योद्धाओं के ऊपर सरदार के बीच होने वाले मुकाबले को देखने के लिए, जिसका हुनर भाला चलाना होता है। करीना पूरे जोश के साथ आगे बढ़ती है और अपने उस तलवार को संभाल कर चलाती है जो उसके खुद की लंबाई के बराबर होती है। वो खुशी खुशी वार पर वार करती है, जबकि वो सोल्जर शांत चेहरे के साथ उसके हमलों को रोकता रहता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं करीना को इस तरह तलवार घुमाते देखकर। लेकिन एलन के लिए ये बिल्कुल मामूली बात होती है क्योंकि उसने पिछले 3 साल से रोज उसके साथ मेहनत की है। फिर भी उसे डर होता है कि कहीं करीना के पास असली योद्धा के सामने टिकने के लिए काफी तजुर्बा और हुनर ना हो। इसी पल वो सोल्जर अपना पहला वार करता है और करीना को पीछे धकेल देता है। करीना तुरंत पलट वार करने के लिए दौड़ पड़ती है, जिससे वो सोल्जर सतर्क हो जाता है और तलवार से सामना करने के बजाय लात मारकर दीवार की तरफ उछल देता है। जीरा अपनी बेटी को लात खाते देखकर आग बबूला हो जाता है, लेकिन योद्धा उसे पकड़कर शांत कर देते हैं, वरना वो सोल्जर की धुलाई कर देता। एलन और उसके पिता को भी योद्धाओं ने पकड़ लिया होता है। एलन सोचता है कि भले ही करीना तलवार की देवी हो, लेकिन बड़ों से लड़ना उसके लिए हद से ज्यादा है। लात लगने के बाद करीना जमीन पर गिर जाती है, लेकिन अचानक वो उठ खड़ी होती है और उसके चारों तरफ नीली रोशनी सी फैल जाती है। सोल्जर घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि करीना ने कोई खास स्किल शुरू कर दी है। उसके पत्थर जैसे ठंडी आंखों में बिना किसी सोच के वो सीधा उस पर झपट पड़ती है। वो अपने बेरहम हमलों से उस उप सेनापति को पीछे धकेलने लगती है और एलन उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है। अब उप सेनापति के पास करीना के वारों का कोई जवाब नहीं होता और फिर एक जबरदस्त वार के साथ करीना उसकी तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। जेनोफ तुरंत ऐलान कर देता है कि मुकाबला खत्म हो गया है। करीना थोड़ी निराश हो जाती है क्योंकि लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। वो लियो का शुक्रिया अदा करती है
और कहती है कि वो एक बड़े आदमी के लिए काफी ताकतवर है, जो उसे सबसे ज्यादा चुभता है क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 24 साल होती है। वो हार मान लेता है और पूरा गांव उस छोटी सी लड़की के लिए तालियां बजाने लगता है जिसने योद्धाओं के उप सेनापति को हरा दिया होता है। जीरा को सुकून मिलता है कि करीना बिल्कुल ठीक है और उसे उस पर बहुत ज्यादा गर्व भी होता है। रोडन और एलन भी वही महसूस कर रहे होते हैं। फिर ज़ेनोफ आगे आता है और करीना के हुनर की तारीफ करता है। जीरा उसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन योद्धा सरदार अपने पहले की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और करीना के भविष्य पर बात करने को कहता है। जीरा अब भी गुस्से में होता है और उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन ज़ेनोफ उसे कहता है कि अपने दोस्तों को भी साथ ले आए ताकि हौसला बना रहे। जीरा इस बात को मान लेता है और फिर सब लोग गांव के मुखिया के घर की मेज में जमा हो जाते हैं। कुल्हाड़ी चलाने वाला लड़का और उसका पिता भी वहां होते हैं। ज़ेनोफ बुलाना शुरू करता है और कहता है उसे खुशी है कि इस गांव में स्वॉर्ड लॉर्ड पैदा हुई है, लेकिन जीरा अब भी उससे नाराज होता है। लेकिन जैसे ही ज़ेनोफ मुखिया को बताता है कि अब इस गांव का नाम इस छोटी सी तलवार की मालिक के सम्मान में कीना गांव रख दिया जाए, जीरा का सारा गुस्सा हवा हो जाता है। उसके बाद योद्धा सरदार अपनी बात जारी रखता है और बताता है कि 3 साल पहले एक भेरन के बेटे को भी स्वॉर्ड लॉर्ड पाया गया था। उसे राजा की सेवा के लिए रखा गया, लेकिन वो काफी कमजोर निकला था। इसीलिए उन्होंने उस लड़के का दोबारा जायजा लिया और पता चला कि उसकी स्किल सिर्फ एक आम तलवारबाज वाले की है। साथ ही ये भी सामने आया कि कई अमीर लोगों ने अपनी काबिलियत के बारे में बहुत झूठ बोला था। इसी वजह से बड़े हुनर वालों को अच्छे से परखने के नियम बनाए गए। ज़ेनोफ एक बार फिर जीरा से माफी मांगता है और उसकी बेटी को इतनी कठिन परीक्षा से गुजारना पड़ा और अब जीरा को इसके पीछे की वजह समझ आ जाती है, इसीलिए वो बात को वहीं छोड़ देता है। ज़ेनोफ उसे कहता है कि करीना को वैसे ही पालता रहे जैसे अब तक पालता आया है और जब वो 12 साल हो जाए तब वो एकेडमी में शामिल हो सकती है और सीधा राजा के नीचे सेवा करने वाली योद्धा बन सकती है। कुल्हाड़ी चलाने वाला लड़का डोगरा ज़ेनोफ से पूछता है कि अगर वो भी एकेडमी में जाए तो क्या वो भी योद्धा बन सकता है। उसका पिता तुरंत बताने लगता है कि उसका बेटा कुल्हाड़ी चलाने वाला है और वो भी योद्धा बन सकता है। ज़ेनोफ हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि जल्द ही एक उस्ताद इस गांव में भेज दिया जाएगा और लड़के को मेहनत करने को कहता है ताकि वो एकेडमी में जा सके। एलन उन सबको बस देख रहा होता है और इसी बीच मेज से चुपके से वो फल उठा रहा होता है। जब करीना कहती है कि वो दोनों एकेडमी साथ जाएंगे, डोगरा तुरंत बोल पड़ता है कि बेवकूफ और बिना हुनर वाले बच्चे एकेडमी नहीं जा सकते। बस फिर क्या, करीना दोबारा उसे लड़ने लगती है। ज़ेनोफ अब उस लड़के में रुचि लेने लगता है। जीरा उससे एलन और रोडन का परिचय करवाता है। ज़ेनोफ तुरंत उठकर रोडन को सलाम करता है और उसे बोर का शिकार करने वाला बुलाता है। रोडन हैरान रह जाता है कि एक योद्धा सरदार उसका नाम जानता है। ज़ेनोफ बताता है कि इस इलाके का बेरन सर्दियों में उनके भेजे गए सुअर के गोश्त का बहुत शौक रखता है और उसने रोडन के बारे में भी कहानियां सुनी है, जो शिकार में सबसे आगे रहता है। वो बेरन की तरफ से रोडन की तारीफ करता है और एलन को एहसास होता है कि उसका पिता सच में काफी कमाल का आदमी है। उसके बाद वो सब घर की तरफ चल पड़ते हैं और रास्ते में रोडन एलन को बताता है कि उस जैसे आम लोगों को भी पहचाना जा सकता है अगर वो मेहनत करे। वो एलन से कहता है कि उसे गर्व महसूस करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए क्योंकि उसमें इसका खून दौड़ रहा है। एलन खुशी खुशी अपने पिता को दिखाने के लिए वो अपने फल निकालता है जो उसने चुरा कर रखे होते हैं और तब पता चलता है कि सच में उसमें उसका ही खून है क्योंकि रोडन ने भी 2-4 फल चुरा लिए होते हैं।